तो कैसे हैं आप लोग। तो बहुत दिनों बाद मैं फिर से आ चुका हूँ मैथमेटिक्स के क्लास 10 के एक और नए चैप्टर को कवर करने, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। वैसे तो ये चैप्टर बिना किसी टीचर के गाइडेंस से भी पढ़ा जा सकता है और फुल मार्क्स लाया जा सकता है, ठीक है। और इस क्लास 10 में हमें स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 ही चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगे। पहला है मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड, जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ चुके हैं, है ना। मीन कैसे निकालना है, मीडियन कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है, इसके बारे में हमें क्लास 7 या 6 में, या फिर 6-7 में हमें आइडिया हो गया था थोड़ा थोड़ा, है ना। तो अब जाके हम फिर से उसी आइडिया को थोड़ा सा, उसके जो लेवल को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, मतलब थोड़ा लेवल को थोड़ा ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है ये अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन चुका है, क्योंकि अभी स्टैटिस्टिक्स जो है हर जगह यूज़ होने लगा है, ठीक है। ये एक मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसको यू कैन से कि हर जगह, मतलब डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, अगर आप ऑफिस वर्क करते हो तो, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की शुरुआत करते हैं। स्टैटिस्टिक्स, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज्ड both in both its singular as well as its plural senses, okay। तो जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है इसको हम सिंगुलर सेंस में भी यूज़ करते हैं, साथ ही साथ इसके प्लूरल सेंस में भी हम यूज़ करते हैं। तो सिंगुलर सेंस में क्या करते हैं हम, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो सिंगुलर सेंस में अगर हम स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन जानने की कोशिश करें तो इसका डेफिनेशन होता है द साइंस ऑफ कलेक्शन, कुछ भी कलेक्ट करना। अभी क्या कलेक्ट करना, चीज़ें कलेक्ट करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर कलेक्ट करने की बात हो रही है न्यूमेरिकल डेटा के बारे में। न्यूमेरिकल डेटा मतलब कुछ भी डेटा। सपोज मैंने मेरे सोसाइटी में आसपास बहुत सारे लोग हैं, तो उनका एज का मैंने कलेक्शन किया, ठीक है, उनका एज का कलेक्शन किया। सपोज़ मेरे सोसाइटी में 50 लोग रहते हैं, तो 50 लोगों का जो एज है, ठीक है, उसका मैंने एक लिस्ट बनाया, ठीक है, कितना। सपोज़ किसी का एज है 32, किसी का 27, किसी का 52, ऐसे करते करते मैंने 50 ऐसे न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन किया, ठीक है। फिर कलेक्शन करने से नहीं होगा भैया, कलेक्शन के बाद भी कुछ करना पड़ेगा। क्या? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब क्या? अपने ही डेटा को, आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा को आप अभी क्या करने वाले हो, लोगों के सामने इसको पेश करने वाले हो, है ना। लेकिन ऐसे पेश कर देने से नहीं होगा, आप इसको एनालाइज करना पड़ेगा आपको। एनालाइज मतलब उसमें कुछ गलतियाँ है या नहीं, क्या आप उसमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, क्या जो आपने कलेक्ट किया है इन्फॉर्मेशन क्या वो सही है या नहीं। तो आप गूगल से जाके कुछ रिसर्च करते हो, तो उसी को हम कहते हैं एनालिसिस, ठीक है। आप अपने डेटा, कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करते हो, एनालाइज करके फिर लोगों के सामने इसको इंटरप्रेट भी करते हो, मतलब लोगों को ये समझाते हो, लोगों को ये दिखाते हो, हाँ भाई मैंने एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है इसके बारे में आपके एज के बारे में, तो आपको कैसा लगा, ठीक है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। तो इस सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स को ऐसे मानते हैं, ऐसे इसका डेफिनेशन है। लेकिन प्लूरल फॉर्म में क्या डेफिनेशन देखते हैं। प्लूरल फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस कलेक्टेड विद डेफिनेट पर्पस। तो प्लूरल फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स। फैक्ट मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है, ऐसे इन्फॉर्मेशन जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ओके। और ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, आपने जो ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्वेशन मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन। सपोज आपने ऑब्जर्व किया कि आपके सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में इतने बच्चे हैं, उनका एज क्या है, ठीक है, तो वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। सो इट मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस कलेक्टेड, इसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल फैक्ट्स या फिर ऑब्जर्वेशन जो आप कलेक्ट करते हो, लेकिन क्यों करते हो, कुछ डेफिनेट पर्पस के लिए, कुछ काम होता है आपका। सपोज आप चाहते हो कि भाई मैं इसके बारे में रिसर्च करूँ, लोगों को दिखाऊँ अपने रिसर्च के बारे में, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स के 2 मतलब आपको जानने को मिल गए। अभी एग्जांपल में देख सकते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सनस इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी। एक मोहल्ले में एक इंसान, बहुत सारे इंसान होंगे ऑब्वियसली बात, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनका इनकम कितना है और वो कितना खर्चा करते हैं।
ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, ये भी एक क्या वो कहते हैं उसको, ये भी एक स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। ओके, किसी का आपके मोहल्ले में कितने लोग कैसी इनकम करते हैं, उनका खर्चा कितना आता है, तो उनका अगर आप एक डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, सर्वे करते हो, यू कैन से सर्वे, जैसे कि सेंसस पॉपुलेशन का जो सर्वे होता है कि दुनिया हमारे इंडिया में कितना पॉपुलेशन है, अभी सर्वे सेंसस होता है, वैसे ही उसमें भी स्टैटिस्टिक्स होता है, इसमें भी स्टैटिस्टिक्स ही होता है, ठीक है। इसके बाद देखो नंबर ऑफ़ मेल्स एंड फीमेल्स इन ए सोसाइटी, एक सोसाइटी में कितने सारे आदमी हैं और कितने औरत हैं, वो भी एक इसका एक डेटा कलेक्शन भी इसको हम स्टैटिस्टिक्स का नाम कह सकते, मतलब दे सकते हैं इसको भी, इसको हम स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट ही कह सकते हैं, ठीक है। मतलब डेटा कलेक्ट करना ही होता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। डेटा कलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा एनालाइज़ किया, लोगों के सामने प्रेजेंट किया, करके उनको समझाया कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया है ना। अब स्टैटिस्टिक्स में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमको क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। वो ऑब्वियसली पहले से हमें पता है, फिर से हम इसको रिप्लेनिश करने वाले हैं। ऑब्जर्वेशंस, इसका मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन मतलब ईच न्यूमेरिकल वैल्यू इन द गिवन डेटा इज़ कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। एक गिवन डेटा में हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जैसे कि हमने बोला कि भाया मैं एक स्कूल में गया, मैं सपोज़ मैं एक स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरे क्लास में बहुत सारे लोग हैं, बहुत से बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनका जो मैथमेटिक्स में जो मार्क्स है मैंने उसको कलेक्ट किया। सपोज़ 5 लोगों का मैंने कलेक्ट किया, ओके, 5 लोगों का मैंने कलेक्ट किया, तो आउट ऑफ 20 में एग्ज़ाम हुआ, तो किसी ने बोला मुझे 20 मिला, किसी ने बोला मुझे 18 मिला, किसी ने बोला मुझे फिर से 20 मिला, एक ने बोला मुझे 17 मिला, एक ने बोला मुझे 10 मिला। ओके, तो ये जो 20 है, ये जो 20 है, ये 18, 20, 17, 8, 10, ये क्या है? ये सारे के सारे न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, दीज आर ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज़। और इन्हीं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम और एक नाम से पुकारते हैं जिसका नाम है ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 20 इज़ एन ऑब्जर्वेशन, 18 इज़ एन ऑब्जर्वेशन, 20 इज़ एन ऑब्जर्वेशन, 17 इज़ एन ऑब्जर्वेशन, 10 इज़ एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज़ डेटा? डेटा का मतलब क्या है? डेटा मतलब फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड इंफॉर्मेशंस दैट कम फ्रॉम इन्वेस्टिगेशंस आर नोन एज डेटा। आप किसी स्कूल में गए, आपने इन्वेस्टिगेट किया कि भाई ये स्कूल का क्लास 10 के बच्चे, सपोज़ क्लास 10 के बच्चे मैथमेटिक्स अच्छा रुको, साइंस में कितना परसेंटेज ला रहे हैं। ओके, सपोज़ किसी ने आपको देखा कि 90%, किसी को मिला 88%, किसी को मिला 95%, किसी को मिला 82%, इसके बाद सपोज़ किसी को मिला 75%, किसी को मिला सपोज़ 98%, किसी को 100% मिला। ओके, तो इन सब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का जो कलेक्शन होता है उसको हम कहते हैं डेटा। यू कैन से कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इंफॉर्मेशंस, फैक्ट्स एट्सेट्रा इज कॉल्ड डेटा। तो हम सबको एक साथ क्या कहेंगे? इन सबको हम एक साथ कहेंगे हमने डेटा कलेक्ट किया है। ओके, नाउ व्हाट इज़ क्लास मार्क? क्लास मार्क हम बाद में बताऊंगा इसको क्या मतलब होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल के बिना आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आ सकता है ना, एग्जांपल इज़ नीडेड। तो अभी डेटा जो होता है वो दो तरीके के डेटाज होते हैं, एक है ग्रुप्ड, दूसरा है रॉ डेटा। नाउ डेटा इज़ ऑफ टू टाइप्स, डेटा is of two types, data is of two types, दो तरीके के डेटास होते हैं। ओके, सो पहला क्या है? पहला है रॉ डेटा या फिर अनग्रुप्ड डेटा, रॉ डेटा और अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो अनग्रुप्ड है, ठीक है, मतलब अभी अभी आपने कलेक्ट किया एकदम फ्रेश। और दूसरा है ग्रुप्ड डेटा, नाम से पता चल रहा है कि आपने डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको थोड़ा सा अरेंज किया है। ग्रुप्ड मतलब क्या? थोड़ा सा अपने इसको सजाया है। ओके, तो एग्जांपल लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। सपोज़ मैंने अच्छा ठीक है, तो सपोज़ मैथमेटिक्स या फिर साइंस के जो मार्क्स है, सपोज़ साइंस एक क्लास में मैं साइंस के मार्क्स कलेक्ट किया मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के, सपोज़ 12 स्टूडेंट्स के।
सपोज आउट ऑफ 50 में, ठीक है, कितने लोगों को मिला? सपोज 12 स्टूडेंट्स, सपोज 12 स्टूडेंट्स का मैंने मार्क पूछा उनसे कि तुमको साइंस में आउट ऑफ 50 कितना मिला। ओके, तो किसी ने बोला भाया मेरे को तो 48 मिला, किसी ने बोला मुझे 42 मिला, किसी ने बोला कि मुझे भी 42 मिला, किसी ने बोला कि मुझे 48 मिला, किसी ने बोला मुझे फिर से 42 मिला, किसी ने बोला मुझे 41 मिला, किसी ने बोला 35 मिला, किसी ने बोला 34 मिला, किसी ने बोला 35 मिला। फिर से पूछा तो उसने बोला 35 मिला उसको, फिर किसी ने बोला 34 मिला, और फिर से किसी ने बोला 35 मिला। ओके, तो अब जो आपके सामने डेटा दिख रहा है उसको ही हम कहते हैं अनग्रुप्ड या फिर रॉ डेटा। क्यों? बिकॉज देखो ये भाई, इससे कुछ क्लियर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब आएगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन उतना क्लियरली हमें नॉलेज नहीं आ रहा कि डेटा एक्चुअली किसके बारे में है। तो इसको हम कहते हैं रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब आपने अभी अभी डेटा को कलेक्ट किया है और आपने अभी तक इसको सजाया नहीं है। ओके, दिस इज़ रॉ डेटा। तो भाई ग्रुप डेटा कैसा है फिर? तो ग्रुप डेटा एक्चुअली क्या होता है कि एक टेबल बनाना पड़ता है इसके लिए। तो मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, सेम डेटा, ओके सेम डेटा, बस उसको मैं ग्रुप करने वाला हूँ। तो ऐसा, आई गेस इतना तक ही हो जाना चाहिए। तो ग्रुप डेटा में क्या होता है कि यहाँ पर हम लिखने वाले हैं मार्क्स और यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। ना व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? तो अभी हम जाके इसका डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स ए पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन और इन्फॉर्मेशन ऑकर्स इन ए गिवन डेटा। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक ऑब्जर्वेशन, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बार एक गिवन डेटा में अपीयर हुआ है या फिर ऑकर हुआ है, मतलब कितनी बार आपको देखने को मिला। सपोज़ यहाँ पर देख सकते हो 48, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये इस गिवन डेटा में कितनी बार आया है? एक बार, फिर 2 बार आया है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इसका फ्रीक्वेंसी होगा 2। समझे? अब सपोज मैंने बोला कि 42 ये कितनी बार आया है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? तो ये 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 3। ओके, अभी मैंने बोला कि 41 ये कितनी बार आया? भाई ये तो सिर्फ एक ही बार आया है, तो इसका फ्रीक्वेंसी होगा 1। ओके, इसके बाद 35 कितनी बार आया? 1 2 3 4, 4 बार आया है, देखने को मिल रहा है आपको गिवन डेटा में, तो इसका फ्रीक्वेंसी होगा 4। इसके बाद 34 कितनी बार आया? 2 बार, तो इसका फ्रीक्वेंसी होगा 2। समझे? तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार एक गिवन ऑब्जर्वेशन या फिर डेटा आया है, आप मतलब ऑकर हुआ है गिवन डेटा में, ठीक है। अच्छा, तो मैंने अभी क्या किया? ग्रुप किया। ग्रुप कैसे किया? मैंने सारे के सारे मार्क्स उठा लिए। मतलब सबसे लोएस्ट मार्क्स क्या है? 34। सबसे हाई, फिर से 34 के बाद 35, 35 के बाद 41, फिर 42, फिर 48, है ना। तो यही है मेन हमारे डेटास। तो देखो हमने यहाँ पर लिखा मार्क्स में 34 लिखा पहले, फिर 35, फिर 41, फिर 42, फिर 48, ठीक है, ठीक है। अब 34 का फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब वो कितनी बार आया है इस डेटा में? तो 34 आया है भैया 1 और 2, तो फ्रीक्वेंसी होगा इसका 2। फिर 35 कितनी बार आया? 1 2 3 4, तो इसका फ्रीक्वेंसी होगा 4। 41 कितनी बार आया है? 1 बार आया। 42 कितनी बार आया है भाई? 42 आया है भाई 1 2 3, 3 बार आया, तो फ्रीक्वेंसी होगा 3। फिर 48 कितनी बार आया? 48 आया भाई सिर्फ 2 बार, 1 और 2, ठीक है, तो ये आ गया 2 बार, ठीक है। अब हमने जो लिखा है इसको हम कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। ना वाई सो इट इज़ ग्रुप्ड, वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रुप्ड? बिकॉज हमने ग्रुपिंग किया है, हमने इस डेटा को ग्रुपिंग किया है। ग्रुपिंग मतलब क्या? थोड़ा सुंदर बनाया है, इसको थोड़ा सा अरेंज किया है। मुझे बताओ, तुमको ये वाला डेटा देख कर समझ में आ रहा है ज़्यादा, या फिर इस वाले डेटा को देखकर तुमको ज़्यादा क्लियर नॉलेज हो रहा है इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, इस डेटा के बारे में? तो तुम बोलोगे भाई इसको देखकर थोड़ा अच्छा सा नॉलेज हमें, मतलब क्लियर आइडिया दिख रहा है कि भाई
कि 34 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स हैं 2, 35 पाने वाले स्टूडेंट्स हैं 4, 41 पाने वाले स्टूडेंट्स हैं 1, 42 पाने वाले स्टूडेंट्स हैं 3 और 48 पाने वाले स्टूडेंट्स हैं 2। मतलब 34 2 स्टूडेंट्स ने पाया है, मतलब अचीव किया। 35 4 स्टूडेंट को मिला, 41 सिर्फ 1 स्टूडेंट को मिला, 42 सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को मिला, 48 2 स्टूडेंट्स को मिला। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितने स्टूडेंट्स को ये मार्क्स मिला। ओके, अब मार्क्स के जगह पर अब लिख सकते हो ऑब्जर्वेशंस, ब्रैकेट में लिख के रख सकते हो ऑब्जर्वेशंस। ओके, इसे हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। ठीक है, इसको एक और बात से डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है एक्स आई से, एक्स आई, एक्स सफिक्स आई। ओके, और फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है एफ सफिक्स आई, एफ सफिक्स आई। ठीक है, जस्ट ऐसा देखो, एक्स बड़ा और नीचे छोटा वाई, सॉरी आई, एफ बड़ा और नीचे छोटा आई, ऐसे। ठीक है, अभी इस एक्स वाई और एफ वाई का यूज़ क्या है? एक्चुअली ये यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट द मीडियन, मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा इस सिंबल के बारे में बात करेंगे, जिस सिंबल का नाम है सिग्मा या फिर समेशन। ठीक है, तो सिंबल दिखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना, दिखने में कुछ ऐसा ही होता है वो। तो इस सिंबल का नाम क्या है? इस सिंबल का नाम है सिग्मा या फिर समेशन। सिग्मा और समेशन, तो नाम से पता चल रहा है कि भाई कुछ समेशन मतलब क्या, कुछ सम करना का कुछ चीज़ है ना, सम करने का कुछ चीज़ है। हाँ, तुम्हारा आंसर भी सही है। ये यूज़ किया था टू फाइंड अ सम। अभी किसका सम? सम तो भाई सम किसी को भाई हो सकता है ना, प्लस एडिशन सम, तो किसका सम? तो ये सम बताता है। अगर मैं आपको बोलूँ, अच्छा एक और बात, इसको हम कहते हैं F1 फ्रीक्वेंसी 1, इसको हम कहते हैं F2, इसको हम कहते हैं F3, इसको हम कहते हैं F4। ठीक है, F4, इसको हम कहते हैं F5। ओके, और इसको हम कहते हैं X1, इसको हम कहते हैं X2, इसको हम कहते हैं X3, इसको हम कहते हैं X4, इसको हम कहते हैं X5। ओके, अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज़ मैंने बोला सपोज़ मैंने आपको बोला कि फाइंड द सिग्मा या फिर समेशन ऑफ एफ आई वेयर आई इक्वल्स टू 1 अप टू 5, तब क्या लिखोगे? अगर ऐसा कुछ देखने को आपको मिल जाए तब क्या लिखोगे? तो यहाँ पर बताया गया है भाया कि जो आई है ये इस आई को मीन कर रहा है। ओके, इस आई को मीन कर रहा है, और इस आई का वैल्यू 1 से लेकर ऊपर क्या है 5 तक है। मतलब एफ आई के जगह पर 1, फिर एफ आई प्लस F2, फिर F3, फिर F4 प्लस F5 अप टू F5। ओके, तो F1 का वैल्यू तो हमें पता ही है, प्लस F2 का वैल्यू हमें पता है ये, प्लस F3 का वैल्यू हमें पता है ये, प्लस F4 का वैल्यू हमें पता है ये, प्लस F5 का वैल्यू हमें पता है ये, प्लस। ठीक है, तो इन सब को हमें प्लस करना है, सिंपल सी बात है। तो लिखो 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 कितना होता है? 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12। ठीक है, ओके, मतलब कि अगर आप सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज को प्लस करोगे तो तुमको मिलेगा 12, और इसी को ऐसे सिम्बॉलिकली लिखा जाता है यूजिंग सिग्मा और समेशन। ओके, यूजिंग सिग्मा सिंबल। ओके,
अभी भाया अगर मैं यहाँ पर 5 के जगह पर 3 दे देता तो तुम क्या करते? ज़रा सोचो तुम क्या करते। तो तुमको क्या करना पड़ता? तुमको अप टू दिस F3 तक तुमको सिर्फ प्लस करना पड़ता। तुमको F4 और F5 प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज I का वैल्यू 1 से लेकर 3 तक कहा गया है। तो 1 2 3 प्लस प्लस 6 प्लस 1 7, तो इसका वैल्यू आ जाता 7। ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं आपको यही बोलता कि भाया तुम अभी XI का सिग्मा निकालो या फिर समेशन निकालो, जहाँ पर I का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है, तो तुम क्या करोगे बताओ? जो तुम बोलोगे भाई आसान है, हम अभी 34 को प्लस करेंगे, 35 को प्लस करेंगे, 41 को प्लस करेंगे, 42 को प्लस करेंगे, 48 को प्लस करने वाले है ना, करने वाले हैं। ठीक है। अगर मैं भाया यहाँ पर 5 के जगह पर 3 दे देता तो तुम क्या करते? तो तुम इतना तक ही प्लस करते और बाकी का नहीं करते। तुम x1 x2 x3 को प्लस करते और बाकी का तुम नहीं करते, बिकॉज अप टू 3 बोला गया है I का वैल्यू। ओके। तो इसका तुम सब निकाल लो भाई। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी ये जो टेबल तुमको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फिर फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, अब ये जो तुमको दिख रहा है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। अब ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है भाई? कुछ नया नया लग रहा है ना, आइए समझते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, frequency table or frequency distribution is a method to present raw data in the form which one can easily understand the information contained in the raw data. तो फ्रीक्वेंसी टेबल या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक मेथड है, एक तरीका है। क्या करने का तरीका? टू प्रेजेंट रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब क्या? अनग्रुप्ड डेटा को प्रेजेंट करने का एक तरीका है, जिससे कि हर कोई इसके मतलब को ईज़िली समझ सके। ओके, विच वन कैन ईज़िली अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द रॉ डेटा। मतलब उस रॉ डेटा में क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसको कोई भी आसानी से समझ सकता है। ठीक है, यूजिंग द मेथड। ओके, और इस मेथड का नाम है फ्रीक्वेंसी टेबल या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल एंड कंटिन्यूअस और ग्रुप्ड टेबल। ओके, अच्छा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल होगा, मैं फ्रीक्वेंसी लिखना भूल गया, सॉरी। अच्छा, अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है? डिस्क्रीट कौन सा है और कंटिन्यूअस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल कौन सा है? ओके, सो डिस्क्रीट है ये वाला, ये जो आपने पढ़ा अभी, ये है डिस्क्रीट। ठीक है, दिस इज डिस्क्रीट। ये है आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। दिस इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, ये है एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। अच्छा, ये मिटा दो भाई, ये ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा था। ओके, दिस इज़ नॉट नीडेड। एग्ज़ाम में लिख के मत आना भाई ऐसा x2 x1। ओके, ये बस आपको मैंने समझाने के लिए लिखा। तो दिखने में कुछ ऐसा होता है। ओके, ये FI XI भी मत लिखो, थोड़ा सा अच्छे से। हाँ ठीक है। सो ये है अपना डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में आपको नॉलेज तो क्लियर हो चुका है। अभी कंटिन्यूअस या फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है ये देखते हैं। तो सोचो ये यूज़ क्यों होता है, डिस्क्रीट क्यों नहीं? कंटिन्यूअस और ग्रुप्ड टेबल को लाने का क्या ज़रूरत है? हम डिस्क्रीट से ही क्यों
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर ले, है ना, क्यों ना कर ले इसको। उस कंटिन्यूस या फिर ग्रुप्ड टेबल को लाने की ज़रूरत क्या है। तो सपोज़ तुम्हारे मोहल्ले में 100 पीपल रहते हैं, ओके, ठीक है। तो तुमने सबका एज पता किया। सपोज़ किसी का एज था 37, किसी का 37, फिर किसी का 38, फिर किसी का 31, फिर किसी का 32, फिर किसी का 75, किसी का 80, फिर किसी का 41। ऐसे करते करते तुमको बहुत सारे नंबर्स मिल गए, ठीक है ना, बहुत सारे नंबर्स, अप टू 100 तुमको वैल्यूज़ मिल गए। तो जरा सोचो, तुम क्या टेबल में 100 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखोगे क्या, है ना। तुम्हारा टेबल इतना बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा टेबल इतना लंबा हो जाएगा कि एग्जामिनर तुम्हारा कॉपी काट ही देगा भाई, अगर तुम ऐसा करोगे तो। ओके, अगर तुम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल का यूज़ करोगे तो तुमको 100 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, 100 रोज़ बनाने पड़ेंगे, 100 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। ओके, 100 रोज़ नहीं, 100 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। तो इट इज़ वेरी वेरी यूजलेस फॉर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि भाई 100 लोगों का एज निकालो, हर एक क्या बोलते हैं इसको, एज होगा, डिफरेंट एज होगा, किसी का सेम भी हो सकता है, लेकिन आपको तो लिखना पड़ेगा टेबल में। तो इतने बड़े टेबल को हम कैसे सजाएंगे, है ना। इसीलिए एंट्री होता है यहाँ पर कंटिन्यूस या फिर ग्रुप्ड टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल का एंट्री होता है। तो दिखने में कैसा होता है, दिखने में कुछ ऐसा होता है, देखो इसको मतलब छोटा कर दो क्या, जगह नहीं हो रहा नहीं तो यहाँ पर, ओके, और छोटा, बस एकदम परफेक्ट, इसको यहाँ, इसको छोटा, बस। अब देखो दिखने में कैसा होता है, देखो तो इस तरफ है अपना सपोज़ मार्क्स है, और इस तरफ है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एज नहीं, रुको, अच्छा ठीक है। सपोज़ व्हीकल्स, सपोज़ तुम्हारे मोहल्ले में तुमने एक घर घर जाके तुमने सबसे पूछा कि भाई तुम्हारे कितने व्हीकल्स हैं तुम्हारे घर में, ठीक है। तो तुमको बहुत सारे रिपोर्ट्स मिले, सपोज़ तुमको 50 रिपोर्ट्स मिले, 50 हाउसेस में तुम गए, 50 घरों में गए, जाने के बाद उन सब से तुमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा कि तुम्हारे घर में कितने कितने व्हीकल्स हैं, ठीक है, टोटल कितने हैं। तो तुमको 50 इन्फॉर्मेशंस मिले, तुमको 50 ऑब्जर्वेशंस मिले एक्चुअली सब। अब देखो हम इसको कैसे ग्रुप करने वाले हैं, हम ग्रुप कैसे करेंगे, देखो हम इसको ग्रुप करेंगे 5 कॉलम में। हम कैसे ग्रुप करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पहला ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। हमने पहला ग्रुप बनाएंगे जिसमें 0 से लेकर 10 तक होगा, मतलब 0 से लेकर, अच्छा व्हीकल्स बोलूँगा तो, अच्छा रुको 0 से लेकर 10 नहीं, व्हीकल्स नहीं, अच्छा रुको, व्हीकल्स नहीं, तो भाई 10 तो होगा नहीं, है ना। तो सपोज़ क्या लिखूँ, अच्छा मार्क्स ही देता हूँ यार, स्कूल के मार्क्स अच्छा होगा। तो तुम एक स्कूल गए, जाने के बाद एक किसी भी क्लास से तुमने पूछा भाई तुमको साइंस में कितना मिला आउट ऑफ 50। आउट ऑफ 50 तुमने सपोज़ 50 अच्छा 50 नहीं, रुको कितने स्टूडेंट्स लो, कितने, सपोज़ 100 स्टूडेंट्स, ओके 100 स्टूडेंट्स, सपोज़ 100 स्टूडेंट्स से तुमने पूछा कि तुमको कितना मिला साइंस में। तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, बहुत बच्चों ने बहुत कुछ बोला। तो तुमने क्या किया, ग्रुप कर लिया। तुमने 0 से लेकर 10 मार्क्स के बीच में जितने बच्चों को मिलेगा उनका एक ग्रुप बनाया। फिर 10 से लेकर 20 मिलने वाले बच्चों का एक बनाया। फिर 20 से 30 तक, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, ठीक है, 40 से 50। तो
ज़ीरो से लेकर 10 के बीच में, 0 से लेकर 10 के बीच में सपोज़ 5 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिला, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स बिटवीन ज़ीरो, सॉरी नॉट बिटवीन, फ्रॉम 0 to 9, फ्रॉम 0 to 9। इसके बाद 10 से लेकर 19 के बीच में 15 स्टूडेंट्स को मिला मार्क्स। फिर 20 से 30 के बीच में 30 स्टूडेंट्स को मिला मार्क्स। फिर 30 से 40 के बीच में सपोज़ कितना मिला सपोज़ 40 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिला 30 से लेकर 40 के बीच में। और 40 से 50 के बीच में सपोज़ मिला 10 स्टूडेंट्स को मार्क्स, ठीक है। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? 100 स्टूडेंट्स। तो तुमने गौर किया कि 0 से लेकर 9, ठीक है, 0 से लेकर 9 के बीच में जितने भी मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स जो है वो उनका फ्रीक्वेंसी है 5। मतलब कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स या फिर साइंस में 0 से लेकर 9 के बीच में मार्क्स मिला, मतलब बहुत पुअर मार्क्स हैं। फिर देखा कि तुमको 10 से लेकर 19 के बीच में 15 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिला। फिर 20 से लेकर 29 तक 30 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिला। फिर 30 से लेकर 39 तक 40 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिला, ठीक है। इतने बीच में इतने स्टूडेंट्स को मार्क्स मिला, ठीक है। सपोज किसी को 31 मिला तो वो इस ग्रुप में आ जाएगा, किसी को 32 मिला तो वो इस ग्रुप में आ जाएगा, किसी को 21 मिला तो वो इस ग्रुप में आ जाएगा, ओके। इसलिए ग्रुपिंग करना अच्छा होता है। फिर 40 से लेकर 49 तक 10 बच्चों को इनके बीच में मार्क्स मिला। अब मैं क्यों इसको मैं 10 के जगह पर क्यों इसको 9 पकड़ रहा हूँ, इसको मैं क्यों 20 के जगह पर 19 पकड़ रहा हूँ, इसको मैं बाद में आपको बोलूँगा, ठीक है। तो ये जो है ये दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस और यू कैन से ग्रुप्ड, कंटिन्यूअस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ग्रुपिंग करने से क्या फ़ायदा हुआ? ग्रुपिंग करने से हमारा टेबल भी लंबा नहीं हुआ और हमारा काम भी हो गया, ठीक है। ग्रुपिंग करने से सपोज़ तुमको तुम देख सकते हो 5 स्टूडेंट्स को इसके बीच में मार्क्स मिला। सपोज़ 0 मिला 3 लोगों को, 1 मिला 1, 2 मिला 1, 2 मार्क्स मिला 1 स्टूडेंट को, 1 मार्क्स मिला 1 स्टूडेंट को। तो तुम अगर ऐसा हर एक स्टूडेंट के बारे में लिखते जाओगे तो तुम्हारा टेबल जो है इतना लंबा होगा कि कॉपी भी शॉर्ट हो जाएगा, एग्ज़ाम कॉपी भी ख़त्म हो जाएगा, फिर भी तुम्हारा टेबल ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए इसी कारण से फ्रीक्वेंसी के ग्रुप्ड या फिर कंटिन्यूअस टेबल को यूज़ किया जाता है, ओके। इसके बाद आपको जो ये लेफ़्ट हैंड साइड में जो 0 से लेकर 10, 10 to 20, 10 to 30 ऐसे करके जो दिख रहा है, इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स। इनको हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स। सो दिस थिंग्स आर कॉल्ड क्लास इंटरवल्स। तो मैं कहाँ लिखूँ रुको, यहाँ बीच में साइड में लिखने से होगा क्या? क्लास इंटरवल, इनको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। इंटरनल नहीं है, इंटरवल है, ओके। क्लास इंटरवल, इंटरवल एक ही बात है, स्पेलिंग कुछ भी हो, ओके। क्लास इंटरवल। इसके बाद एक और टर्म जिसको क्लास साइज़ कहा जाता है, क्लास साइज़ को स्मॉल h से डिनोट किया जाता है, याद रखना। इसका एक फार्मूला भी है। क्या फार्मूला है? क्लास साइज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ व्हाट इज़ अपर लिमिट एंड व्हाट इज़ लोअर लिमिट? आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो अपर लिमिट मतलब जो ऊपरी वाला लिमिट है, ठीक है, मतलब जो बाद वाला है, मतलब 10, 20, 30, 40, 50 आर ऑल अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास इंटरवल, देखो ये एक क्लास इंटरवल है, ये एक क्लास इंटरवल है, ये एक क्लास इंटरवल है, ये एक क्लास इंटरवल है। अगर मैं पूछूं भाई इस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट क्या है, सॉरी अपर लिमिट क्या है, तो तुम बोलोगे 10। इस वाले क्लास इंटरवल का लोअर अपर लिमिट क्या है? 20। इस वाले क्लास का कितना है? 30। इसका कितना है? 40। इसका कितना है? 50। ठीक है।
अच्छा, अभी लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब आगे वाला, ये वाला 0, 10, 20, 30, 40, दीज आर ऑल लोअर लिमिट्स ऑफ देयर पार्टिकुलर क्लास इंटरवल्स। अगर मैं बोलूँ कि भाई इस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट क्या है, तुम बोलोगे 0, इसका कितना है, तुम बोलोगे 30, इसका कितना है, तुम बोलोगे 20। ठीक है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बारे में आपका आइडिया क्लियर हो चुका है। तो सपोज मैंने इसका लिया, ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल। तो मुझे इस वाले क्लास इंटरवल का क्लास साइज निकालना है, कितना होगा? सपोज 20 to 30 क्लास इंटरवल का मुझे क्लास साइज निकालना है। क्लास साइज क्या होगा? आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट कितना है 30, लोअर लिमिट कितना है 20, तो 30 - 20 कितना हो जाता है 10। तो इस क्लास इंटरवल का जो क्लास साइज है वो कितना है भाया? 10 है। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। सिमिलरली इसका कितना होगा? 40 - 30 मतलब 10। इसका कितना होगा? 50 - 40 मतलब कितना? 10। तो क्लास साइज जो है यहाँ पर भी सेम है, 10 - 0 10, 20 - 10 10, 30 - 20 10, 40 - 30 10, 50 - 40 10। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का ये है। ओके, कौन सा टाइप का फ्रीक्वेंसी टेबल है उस पर भी डिपेंड करता है क्लास साइज सॉरी। तो क्लास साइज अगर ये इंक्लूसिव हुआ तब ये सेम नहीं होगा, क्लास साइज तब सेम नहीं होगा, लेकिन जब एक्सक्लूसिव होगा तब सेम होगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे, चिंता मत करो। इसके बाद क्लास साइज के बाद क्लास मार्क, यहाँ पर डिफिनेशन भी है क्लास मार्क का, आई गेस। हाँ, क्लास मार्क क्या है डिफिनेशन? क्लास मार्क इज डिफाइंड एज द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल। हर एक क्लास इंटरवल का जो मिड वैल्यू है उसको हम कहते हैं क्लास मार्क। मतलब कि मिड वैल्यू मतलब क्या? बीच वाला वैल्यू। तो क्लास मार्क मिडिल वाला वैल्यू, ओके, क्लास मार्क जिसको हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। किसी भी क्लास इंटरवल का जो क्लास मार्क अगर आपको निकालना है तो इसका एक फार्मूला है। क्या फार्मूला? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द क्लास मार्क ऑफ एनी क्लास इंटरवल। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने इस वाले क्लास को चूज़ किया, इस क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू क्या होगा? तो तुमको 40 + 30 करना पड़ेगा पहले, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो 40 + 30 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 35। तो इस क्लास इंटरवल का जो मिडिल वैल्यू है जो सबसे बीच में है वो कौन सा वैल्यू होगा? 35। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल क्लास इंटरवल है 40 to 30 to 40, 30 to 40। तो क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, 70/2 इक्वल्स टू 35। ठीक है, क्लियर हो गया क्लास मार्क के बारे में। अच्छा, अब देखो ये जो ग्रुप्ड या फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल है, इसका भी फिर से 2 टाइप्स हैं। क्या क्या? आइए देखते हैं। कंटिन्यूअस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, कंटिन्यूअस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इसके अनुसार नहीं, इसके 2 टाइप्स हैं। इट हैज़ 2 टाइप्स। क्या क्या? पहला है इंक्लूसिव
एक है इंक्लूसिव फॉर्म, दूसरा है एक्सक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म और है एक्सक्लूसिव फॉर्म। अभी दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन सा कैसा है और डिफरेंस क्या है। तो इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म। ओके, तो इंक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है, जो क्लास इंटरवल होता है वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। इंक्लूसिव में देखो, सपोज़ मैंने लिया क्लास इंटरवल्स 1 to 10, फिर 11 to 20, फिर 21 to 30, फिर 31 to 40, फिर 41 to 50। ओके जी, ठीक है। ओके, ये है इंक्लूसिव फॉर्म का एक एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ, चिंता मत करो, समझा दूंगा कैसा होता है, कैसे क्यों ऐसा, मतलब क्या होता है दोनों के बीच में। ओके, तो इंक्लूसिव का एग्जांपल ऐसा है। अभी एक्सक्लूसिव का देखते हैं। मैंने सपोज लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। तो तुम गौर से देखो, तुम दोनों के बीच में एकदम क्लियर एक डिफरेंस तुमको देखने को मिल रहा होगा। इंक्लूसिव फॉर्म में 1 के बाद 1 से 10, फिर 10 के बाद 11 आया, लेकिन यहाँ पर 0 से लेकर 10, 10 के बाद फिर से 10 आया। ओके, एक्सक्लूसिव में 10 के बाद यहाँ पर फिर से 10 आया, मतलब इस क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है और इस क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है दोनों बराबर है। बट इन दिस केस इस क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है और इस क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है दोनों बराबर बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब इसको इंक्लूसिव क्यों कहा जाता है और इसको एक्सक्लूसिव क्यों कहा जाता है? इसको इंक्लूसिव कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर 1 to 10 का मतलब 1 भी इंक्लूडेड है और 10 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, लेकिन एक्सक्लूसिव फॉर्म में सिर्फ ये 0 इंक्लूडेड है लेकिन ये 10 इंक्लूडेड नहीं है। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे मैथ्स में सपोज मुझे 40 मिला आउट ऑफ 50, ठीक है, तो ये 40 मैं किस ग्रुप में इंक्लूड करूँ? तो तुम बोलोगे भाई इंक्लूसिव फॉर्म में तो इस ग्रुप में इंक्लूड हो जाएगा बिकॉज इसमें 40 है, इसमें 41 से है, तो इसमें तो होगा नहीं, है ना? यू आर राइट, ये वाला 40 मार्क्स इस ग्रुप में इंक्लूड होगा। लेकिन भाई साहब एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्यों, कौन से ग्रुप में इंक्लूड करूँ? यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है, किस में इंक्लूड करूँ? तो मेरा आंसर होगा भाई साहब आपको इसको यहाँ पर इंक्लूड करना है, यहाँ पर नहीं। वाई सो? बिकॉज नाम एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब ऐसा है, मतलब रीज़न ये है कि एक्सक्लूसिव फॉर्म में जितने भी अपर लिमिट्स होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होता है, दे आर एक्सक्लूडेड। इसलिए अगर 40 मार्क्स आपको मिलता है तो आप इसको इस ग्रुप में नहीं, इस वाले ग्रुप में नहीं, बल्कि इस वाले ग्रुप में आपको इंक्लूड करना है। बिकॉज ये 40 जो है ये इस ग्रुप में इंक्लूडेड नहीं है, ये 30 से लेकर 39 तक इंक्लूडेड है इस ग्रुप में। ओके, तो इंक्लूसिव फॉर्म क्यों? बिकॉज इंक्लूसिव फॉर्म में बोथ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर इंक्लूडेड, बोथ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर इंक्लूडेड। तो इंक्लूसिव फॉर्म में दोनों ही अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम इंक्लूड करते हैं, इसलिए इसका नाम इंक्लूसिव है। लेकिन क्योंकि एक्सक्लूसिव फॉर्म में हम अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं लेकिन लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं, इसलिए इसको हम कहा जाता है एक्सक्लूसिव फॉर्म। ओके, और यहाँ पर ओनली लोअर लिमिट इज़ included but upper limit is not included, और not include का मतलब और एक तरीके से कह सकते हो excluded, है ना? not included का मतलब क्या? excluded। ओके, तो इसी वजह से इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म नाम दिया गया है। क्लियर है भाई? अच्छा, तो अभी कन्फ्यूज़न मत रखना कि भाई अगर 40 मुझे मिलता है
तो मैं 40 को किस ग्रुप में डालूँ, 30 to 40 वाले ग्रुप में या फिर 40 to 50 वाले ग्रुप में? तो इसका आंसर होगा 40 to 50 वाले ग्रुप में, बिकॉज इस वाले केस में जो 40 है इस ग्रुप में ये 40 इंक्लूडेड नहीं है। ये ग्रुप एक्चुअली में इट कॉन्टेन्स 30 to 39 ओनली, एंड दिस ग्रुप कॉन्टेन्स 40 to 49 ओनली। यहाँ पर 50 इंक्लूडेड नहीं है। क्या बोला मैंने यहाँ पर? अपर लिमिट इज़ नॉट इंक्लूडेड, यू कैन से एक्सक्लूडेड। ओके, ठीक है भाई साहब, क्लियर है भाई? अच्छा जी, एक और बात, अगर आपके क्वेश्चन में इंक्लूसिव फॉर्म में आता है तो ऑलवेज रिमेंबर टू कन्वर्ट इट टू एक्सक्लूसिव फॉर्म। ये बात याद रखो। मैं इसको बीच में लिख देता हूँ, एकदम इम्पॉर्टेंट है, तो इसको मैं रेड कलर से लिखता हूँ। ऑलवेज कन्वर्ट इंक्लूसिव फॉर्म टू एक्सक्लूसिव फॉर्म। हमेशा इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में आपको चेंज करना है या फिर कन्वर्ट करना है जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। ओके, अब ये वाला मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ जिससे कि ये इम्पोर्टेंट लगे आपको। ओके, अच्छा, अब इसको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है? तो मेथड भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा होगा भाई कि यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। तो मेथड ऐसा है कि ओह सॉरी, लोअर लिमिट -0.5, अपर लिमिट इक्वल्स टू +0.5। अब इसका मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आया है ना, समझा देता हूँ, रुको। मतलब कि अपर लिमिट से आपको 0.5 को माइनस करना है और लोअर लिमिट से आपको 0.5 को माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 को आपको ऐड करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसको देख सकते हो। इसको मैं एक्सक्लूसिव फॉर्म में अभी कन्वर्ट करूँगा, देखो कैसे। लोअर लिमिट से 0.5 रिड्यूस करो तो 1 - 0.5 कितना हो जाता है? 0.5। इसके बाद 10 मतलब क्या? अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करो तो 10 + 0.5 कितना हो जाता है? 10.5। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाले क्लास इंटरवल को भी करो। 11 - 0.5 कितना हो जाता है? 10.5। और 20 + 0.5 20.5। ये 0.5 था, अब ये 10.5 है। तो तुम गौर से देखो, ये एक्सक्लूसिव बन चुका है। कैसे? एक्सक्लूसिव में क्या स्पेशलिटी है? एक्सक्लूसिव फॉर्म में पहले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और दूसरे क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट बराबर होता है। तो यहाँ पर भी देखो, इस वाले फॉर्म में भी देखो, अभी इस क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और इस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट दोनों बराबर हो चुका है। मतलब ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है या हो चुका है। ठीक है, ऐसे करके आपको सारे के सारे क्लास इंटरवल में ऐसे लोअर लिमिट से -0.5 और अपर लिमिट में +0.5 करते जाना है, जिससे कि ये इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है भाई। इसके बाद हम आ चुके हैं फाइनली हमारे मेन मुद्दे पर, जो कि है मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। किसी भी ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है? ओके, अब पहले अनग्रुप्ड देखते हैं कि अनग्रुप्ड कैसे निकालना पड़ता है मीन। तो मीन का एक्चुअल डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो एरिथमेटिक मीन कहा जाता है इसको। तो एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला डेफिनेशन है, द एरिथमेटिक मीन इज़ द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस और वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन ऐसा है कि ऑब्जर्वेशंस के जितने भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस के वैल्यूज़ है सबको प्लस करेंगे और जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं टोटली उनसे डिवाइड कर देंगे। सपोज़ ऑब्जर्वेशंस हैं ये
इन सबको प्लस करेंगे, मतलब 48 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 48 प्लस 42 प्लस 41 प्लस 35 प्लस 34 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 34 प्लस 35, है ना। तो दिस इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कितने ऑब्जर्वेशंस हैं टोटली। तो कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो डिवाइडेड बाय 12, जो आंसर आएगा दैट विल बी द मीन ऑफ द रॉ डेटा। ओके, चलिए, तो रॉ डेटा का मीन निकालने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। तो पहले यहाँ लिख देता हूँ मीन। मीन 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 एरिथमेटिक मीन। ओके, तो मीन, नाउ व्हाट इज मीन, डेफिनेशन तो पढ़ लिया है। अभी रॉ डेटा का अगर आपको निकालना है मीन, अगर आपको रॉ डेटा का मीन निकालना है, अच्छा एरिथमेटिक मीन, एक्चुअली सॉरी, एरिथमेटिक मीन अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनके जो वैल्यूज है उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन केस ऑफ रॉ डेटा। अगर आपके पास रॉ डेटा है तो उसका मीन निकालने का फॉर्मूला है ये। ओके, अच्छा देखो, एरिथमेटिक मीन का अगर आपको याद नहीं रहता तो आपको इसको याद रखना है कि भाई एवरेज, ठीक है। आप एवरेज जैसे निकालते हो किसी भी गिवन डेटा का, वैसे ही मीन भी सेम ही होता है। ओके, मीन, एरिथमेटिक मीन और एवरेज का मतलब सेम ही होता है। ओके, तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। तो अगर मैं आपको एक रॉ डेटा देता हूँ, सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल 18 16 14 19, 20, आपको इस गिवन डेटा का मीन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, एरिथमेटिक मीन, arithmetic mean equals to 18 plus 16 plus 14 plus 19 plus 20 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, तो इट विल बी 87 by 5 विच इज़ इक्वल्स टू 17.4। तो इस गिवन डेटा का जो मीन है, एवरेज है, वो 17.4 है। मतलब कि कह सकते हो कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको 17.4 से कुछ को ज़्यादा मिला है और कुछ को 17.4 से कुछ को कम मिला है। तो कुछ 2 स्टूडेंट्स को 17.4 से कम मिला और 3 स्टूडेंट्स को 17.4 से ज़्यादा मिला। ओके, तो एवरेज मार्क्स हम कहते हैं। ओके, एवरेज मतलब क्या कि ज़्यादातर मार्क्स जो मिला है लोगों को, ज़्यादातर मार्क्स जो आसपास मिला है लोगों को। ओके, अच्छा जी। अब क्या होगा, देखो, मीन निकालने का एक और तरीका भी है, ठीक है, लेकिन वो तरीका जो है वो सिम्बॉलिकली तरीका है। ओके, एक और फार्मूला है जिसको हम
अच्छा, एरिथमेटिक मीन को एक और सिंबल से डिनोट किया जाता है जिसका नाम है एक्स बार। एक्स बार भी कहा जाता है एरिथमेटिक मीन को। ओके, तो अभी से मैं इसको एक्स बार ही कहूँगा, तब समझ जाना है। ओके, तो एरिथमेटिक मीन जिसको हम कहते हैं एक्स बार, इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई बाई एन। क्या समझे इससे, क्या समझे बताओ? सिग्मा एक्स आई बाई एन, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कि सिग्मा एक्स आई बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या फिर ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ लिखो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो जैसे कि n का मतलब होता है कितने सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज़ ये वाला, ठीक है, इसका मैं मीन निकालना चाहता हूँ, एरिथमेटिक मीन। कैसे निकालूँगा, हाउ? तो इसको निकालने के लिए कुछ और फार्मूला है, ठीक है, लेकिन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल से मीन निकालने का जो फार्मूला है वो मैंने लिखा है वहाँ पर। ओके, तो इसमें ये तो पता है आपको, ये x1 x2 है ना, तो इसको हम कहते हैं xi, इसको हम कहते हैं fi, और fi को हम और एक तरीके से कहते हैं n। समेशन ऑफ fi इज़ ऑल्सो नोन एज n, ये याद रखो। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ समेशन ऑफ fi इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आप फ्रीक्वेंसी मतलब f1 f2 f3 जितने भी हो, उन सब का अगर आप समेशन मतलब क्या सम निकाल लो, तो वो तुमको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो तुम इसका एक और फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो कि x बार इक्वल्स टू ओह सॉरी, ये नहीं, ये वाला हो गया, समेशन या फिर सिग्मा ऑफ एक्स आई बाय सिग्मा ऑफ f1। ये वाला फॉर्मूला भी मीन के लिए लागू होता है। तो ये जो दो फॉर्मूले सबको दिख रहे हैं, दिस आर यूज्ड फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। लिख के रख सकते हो डिस्क्रीट, अच्छा रुको, यूज्ड फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल का अगर आपको मीन निकालना है तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, इस फॉर्मूला, इन दो फार्मूला का यूज़ करके। सेम ही फार्मूला है दोनों। ओके, लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई कंटिन्यूअस या फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल का अगर आपको मीन निकालना है तो 3 मेथड्स हैं। ठीक है, देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड आउट द मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, स्पेशली दैट वन, कंटिन्यूअस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, बहुत कंफ्यूजिंग है ना, याद हो जाएगा, चिंता मत करो। तो देखो, एरिथमेटिक मीन ये फॉर्मूला है रॉ डेटा के लिए। ओके, और ये जो फॉर्मूले हैं ये ग्रुप डेटा के लिए हैं। अब आपको पता है कि भाई ग्रुप्ड डेटा में फ्रीक्वेंसी टेबल फिर से 2 तरीके के होते हैं, एक डिस्क्रीट है और दूसरा तुम्हारा वो वाला क्या कहते हैं उसको, हाँ, कंटिन्यूअस और ग्रुप्ड।
तो ये वाला डिस्क्रीट के लिए है, मतलब तुमको ये वाला इस वाले के लिए तुम वो वाला फार्मूला यूज़ करो जो मैंने आपको दिया। तो एज यू नो दिस इज़ x1 एंड दिस इज़ f1। ओके, मतलब तुमको इनका प्लस इसका प्लस करो, फिर इसको प्लस करो, सॉरी हाँ, इसको प्लस करो फिर डिवाइड करो तो तुमको मीन मिल जाएगा। थोड़ा सा गलत हो चुका है गाइस, थोड़ा सा वेट, ये ग्रुप डेटा के लिए नहीं है यार, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, ये ग्रुप डेटा के लिए नहीं है। दिस इज़ नॉट फॉर ग्रुप डेटा, दिस इज़ फॉर रॉ डेटा। ओके, रॉ डेटा के लिए ये यूज़ किया जाता है। ओके, रॉ डेटा के लिए ये यूज़ किया जाता है। ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा। ओके, ये वाला बाद में, ये वाला बाद में। तो दिस इज़ ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ एरिथमेटिक मीन फॉर रॉ डेटा। ओके, जैसे कि एक्स आई क्या है भाई, एक्स आई मतलब ये वाला x1 x2 x3 x4 x5 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स या फिर ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 कर दो भाई, तुमको एरिथमेटिक मीन मिल जाएगा ऑफ रॉ डेटा। लेकिन ग्रुप डेटा के लिए अलग से फॉर्मूलेस हैं। ओके, ग्रुप डेटा के लिए अलग से फॉर्मूले हैं, क्या क्या है देख लेते हैं। तो मीन फॉर ग्रुप डेटा, ग्रुप्ड डेटा के लिए जो मीन है, ठीक है, 3 मेथड्स हैं मीन निकालने का ग्रुप डेटा का। ओके, ग्रुप डेटा मतलब डिस्क्रीट भी और कंटिन्यूअस और ग्रुप्ड डेटा भी। ओके, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी हो गया था, सॉरी फॉर दैट, गलती हो जाता है भाई, इंसान ही हो, भगवान नहीं हो, है ना। तो ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने के 3 फॉर्मूला नहीं कहूँगा, इसको मेथड कहूँगा। डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड जिसको हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड जिसको और ऐसे भी कहा जाता है कि एज्यूम्ड मीन मेथड। फिर है भाई लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। आगे बात करेंगे इनके बारे में, इनके फॉर्मूलास के बारे में, ठीक है, धीरे धीरे। आज के वीडियो में इतना कवर अप नहीं कर पाऊँगा, जितना तक कर पाऊँगा उतना तक ही मैं करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो मीन अगर ग्रुप्ड डेटा है, अगर ग्रुप्ड डेटा है तब मीन निकालने का 3 फॉर्मूले हैं, 3 मेथड्स हैं, सॉरी, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और है स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो अगर मैं चाहूँ तो किसी भी एक मेथड से ग्रुप्ड डेटा का मीन निकाल सकता हूँ। ओके, सो आई होप आज के लिए इतना ही होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फार्मूलाज ऑफ द डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। और फिर एक और बात आपको याद रखना है, क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि जो मीन मीडियन मोड है, मीन मीडियन एंड मॉड, या फिर मोड जो भी बोलो, ये इन तीनों को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसीज, सेंट्रल टेंडेंसीज। इसका मतलब क्या है, सेंट्रल टेंडेंसीज या फिर सेंट्रल मेजर्स, सेंट्रल मेजर्स, सेंट्रल वैल्यूज़। ओके, सेंट्रल टेंडेंसीज या फिर सेंट्रल वैल्यूज़, इनका मतलब होता है कि ये वैल्यूज़ जो होते हैं एकदम डेटा के एकदम बीच में होते हैं। सेंट्रल मतलब कि एकदम बीच में, सेंटर में, है ना। जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ा ही होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 9 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने देखा होगा, न्यूक्लियस जो होता है वो पूरे एटम के बीच में होता है। ओके, जहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का वास होता है, वास, वो वहाँ पर वो रहते हैं, यू कैन से शेल्टर है उनका वहाँ पर। और वहाँ पर
आसपास होता है इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सो वैसे ही मीन मीडियन मोड भी गिवन डेटा के एकदम मिड वैल्यू जैसा काम करते हैं, एकदम वैल्यू मिडल ऑब्जर्वेशन से एकदम मिडल में होता है इनका वैल्यूज़, ओके। एकदम मिडल के वैल्यू को वो दर्शाते हैं, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस।